अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज जो हम डिबेट भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे और डिस्कशंस भी करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हैं। इनसे हम बात करेंगे, ये हमें बताएंगे क्योंकि इस वक्त पूरा मुल्क, वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, पूरा मुल्क ये कह रहा है कि हमारी मईशी हालात कैसे ठीक होंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक अफसोसनाक ख़बर है। बिल्किस ईदी जो कि अब्दुल-सत्तार ईदी की अहलिया हैं, उनका इंतकाल हो गया कराची में हार्ट अटैक से, और ये बहुत हमें एक लॉस है क्योंकि इनके ख़ानदान ने और इनके खावंद ने पर्टिकुलरली जो खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए और गरीबों के लिए, आई थिंक इसको जितना मैं बताऊं तो वो कम ही है। बहरहाल इसहाक डार साहब हमारे साथ हैं। इसहाक डार साहब, मैं शुरू करता हूँ। मेरे साथ जावेद इकबाल हैं, इफ्तिखार अहमद हैं और ऑफ कोर्स द लेजेंडरी सलीम बुखारी हैं। लेकिन पहला सवाल मैं करता हूँ कि अब आप आए हैं और पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान देख रहा है कि आपकी जो मईशी हालात हैं पाकिस्तान के, इनको आप कैसे ठीक करेंगे और क्या क्या इमीडिएट इकदाम आप लेंगे, और फिर आप ये बताएं बिकॉज आपने इकदाम लेने पाकिस्तान कब आएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक और शोर पड़ गया, आपको पासपोर्ट मिला नहीं मिला, ये वो साइड पे रखें, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के मईशी हालात कैसे ठीक करेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। पीजे साहब, बात यह है कि ये तो हम सबको पता है कि जो मुआशी हालात हैं वो इस वक्त हम सीरियस किस्म की ट्रबल में हैं, लेकिन पाकिस्तान पहली दफ़ा मुआशी मुसीबत में नहीं पड़ा। ये इलादा बात है कि इस दफ़ा जो उसका साइज़ है, हुजम है ट्रबल का, वो बहुत बड़ा है और ये क्वागमायर एंड वी हैव टू डील विद इट। लेकिन हमने 98-99 में जब सारी दुनिया ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई तो हमने उस वक्त भी डील किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कंट्री केम आउट ऑफ इट। जब 2013 में इलेक्शन हो रहे थे तो पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, और उसके साथ ये प्रेडिक्शन थी नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी विल विन द इलेक्शन एंड गवर्नमेंट बनाएगी, उसको 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। चूंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल थे, हमें नया कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे बैनुल अक़वामी माली अदारे। अब हमने उसको भी डील किया, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल में कहा गया विल नॉट टेक यू वो सारी स्टोरी में। अभी हमें फौरी तौर के ऊपर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की करेक्शन करनी होगी, हमें अपनी फिस्कल पॉलिसी की करेक्शन करनी होगी, हमें अपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हुकूमत नहीं कर सकी हमें उनको ठीक करना होगा। इन्होंने कई ऐसे इकदाम किए, मसलन स्टेट बैंक के हवाले से और FPR के हवाले से, ये तमाम चीज़ों को आपको फिक्स करना होगा। और इसको फिक्स करने का मकसद क्या है? इसको फिक्स करने का मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके हम ये जो हर महीने ये हमारी महंगाई का तूफान बढ़ता जा रहा है, रुपया जो था वो यानी 190 पे पहुंच चुका था और फिर बात हो रही थी 200 और 250 की, उसके ऊपर हमने बंद बांधना और फिर उसकी रिवर्सल शुरू करनी है। इट इज़ अ वेरी अपहिल टास्क, लेकिन ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता, और इंशाल्लाह उसके लिए हमारी जो भी मेहनत होगी, जैसे हमने माजी में भी की है, PMLN उस पर पूरी अपनी हिम्मत करेगी, अपनी कोशिश करेगी, उसके अपने PMLN के प्लान्स जो है वो तैयार है। और प्लस हमें ये इस तरह की सिचुएशन को, साइज छोटा था प्रॉब्लम का, 2 दफा पहले यानी हैंडल हमने किया हुआ अल्लाह के फजल से। तो महंगाई को रोकना, रुपए की कदर को बेहतर करना, स्टॉक मार्केट को यानी स्टेबल करना और उसमें तरक्की लाना, और फिर अल्टीमेटली आवाम के लिए बेहतरी करना। तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इस वक्त सिचुएशन है उसको हम ठीक करेंगे। 2 हिस्से हैं, एक है कि जो आपका मुल्क की डीलिंग है इंटरनेशनली, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है उसके साथ चलेगी। दूसरा है कि आपके आवाम के लिए आपने उनको कैसे महंगाई को रोकेंगे ताकि उनको मजीद तकलीफ ना हो, उनकी रोज जो बेरोजगारी है उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो हमने देखा कि एक जो फील गुड फैक्टर है या जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, वो जूं ही ये चेंज आई है तो आपने देखा कि 7-8 रुपए डॉलर की कीमत में कमी आई, रुपया बेहतर हुआ, और इसी तरह स्टॉक मार्केट में करीबन 3 दिन में 2200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसका मतलब करीबन 400 अरब की मार्केट जो वैल्यू है उसमें बड़ी लोगों के नुकसान कम हुए जो हो चुके हैं पिछले कई हफ्तों में। तो हमारा टोटल मुआशी प्लान है और उसके ऊपर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून अमल करेगी, और अल्लाह ने चाहा तो ये इट विल टेक टाइम। ये नहीं मैं कह सकता कि ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मैं इतनी आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि जब 2013 में आए थे हमें कहते थे 6 से 7 साल लगेंगे, और पाकिस्तान 3 साल में
उस पॉइंट पे पहुंच गया जब हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में 12 रिफॉर्म्स के पूरे किए IMF के, और हमें प्राइसवाटरहाउसकूपर्स ग्लोबल अदारे ने ये कहा कि पाकिस्तान अब दुनिया की 18वीं मईशत बनने की तरफ तेजी से सफर कर रहा है, तो डॉक्टर और ये साहब 2030 में ज्वाइन कर जाएगा। डॉक्टर साहब आप अभी बेसिकली हम कह रहे हैं कि 54 काम बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्यों बुखारी साहब? आप नेक्स्ट। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको डॉक्टर तो कहूँगा ही कहूँगा, लेकिन अब तो सेनेटर भी कहूँगा, क्योंकि अब आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है कि आप सेनेट में इंशाल्लाह आ जाएंगे। आपके बारे में एक लोग हम आपस में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि यू आर नॉट एन इकोनॉमिक मैनेजर, यू आर एन इकोनॉमिक मैजिशियन। वो मैजिक ये है, अगर मेरे सामने इस वक्त पड़ा हुआ सारा चार्ट अगर मैं देखूँ, मुख्तलिफ लफ्ज़ों में मैं बयान करूँगा। 2018 में आप डॉलर छोड़ते हैं 124 पे, और 2022 में वो 186 पे चला जाता है। शुगर आप 55 पे छोड़ते हैं, 86 पे चली जाती है। आटा 770 रुपये का 20 किलो का आटा छोड़ते हैं, 1172 पे पहुंच जाता है, 52% राइज है। पेट्रोल 100 पे छोड़ते हैं, 159 का हो जाता है। ये मैजिक क्या है? आपको लोग कहते हैं जी वो उन्होंने बड़ी कमाल किसी तरीके से डॉलर को एक सतह पे कायम रखा। ये मैजिक तो शेयर कर लें सर आज कौम के साथ। मैं अर्ज करता हूं, सिर्फ एक, अगर आपकी इजाजत से एक करेक्शन कर दो, जो आपका पहला फिगर था 122 पे नहीं छोड़ा था, मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार ने इसको 104 पे 5 पैसे पे छोड़ा था। और 12 दिसंबर 2017 ब्लूमबर्ग इसके बाद प्रोग्राम के बाद आप गूगल करें तो आपको पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया सिंस 2014 टिल रीसेंट स्लाइड। तो हमने 104.50 पे छोड़ा था, हमारी फिर टीम आ गई, मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, मैंने भी 3 महीने के बाद छोड़ दिया। तो उसके बाद हमने 115 रुपए पे छोड़ा, फिर केयर टेकर आए, उन्होंने 122 पे छोड़ा था। करेक्शन के लिए ठीक हो गया सर, फिर आई सेड करेक्टेड। अब आ जाता है जी कि हमने क्या, देखिए मैं इनको पहले दिन से कह रहा हूं, ये जितनी तबाही हुई है ये डिवैल्यूएशन से शुरू हुई है, और ये हमारे अक्सर लोगों को समझ नहीं है जो हमारे बिजनेस में। देखिए हमने भी ग्रेजुएशन में भी, आपने भी पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स, मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में दोबारा हायर लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ी इंग्लैंड में। वो एक एकेडमिक थ्योरी है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू कम करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। ये हमारे जो आके देते थे ना जी सरमन, तमाम टेलीविजन में बैठ के आजकल गायब है। 130-35 रुपए के बाद वो उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते कि ये होना चाहिए था। हालांकि सबसे ज्यादा वो लोग एक कैंपेन के तौर पे आते थे टीवी और कहते थे जी इसहाक डार ने इसको रोका हुआ है और इस वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे। अब आप अंदाजा करें कि हमने उसको जो रोका तो फायदा क्या था? फायदा ये था कि आपकी करेंसी स्टेबल थी। हम उसको इन्फ्लेशन जो है खाने पीने की एशिया की इन्फ्लेशन 2% पे ले आए हम अपने आखिरी साल में। जनरल इन्फ्लेशन 4% पे ले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.25 पे हमने छोड़ा गया। मैं अब ये सब जब 5.25 था, सब 6.25 पे छोड़ा। इन्होंने जब अपनी रुपए को बिल्कुल खुला छोड़ दिया और ना इनको मैनेजमेंट आती थी, ना इनको उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नुकसान पता था। मैं हालांकि बिलबलाता रहा कि यार ये मत करें, ये तबाही हो जाएगी, आपसे कंट्रोल नहीं होगा। वो जब महंगाई का तूफान आता है, ये एक बहुत बड़ा विशेष सर्कल है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। ये 13.25% पे इंटरेस्ट रेट ले गए। तो आपने देखा, जो भी आपने सारी कीमतें गिनवाई हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, आपने अद्वियात छोड़ दी हैं। ऐसी अद्वियात मैंने देखी है जो 65 रुपए की 330 रुपए की हुई है, तो कम से कम दुगनी तो हर चीज हुई है। तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्टार्ट हुआ, किक स्टार्ट इस सारी तबाही का, वो था डिवैल्यूएशन रुपए का करना, और दूसरा था इंटरेस्ट रेट को खुला छोड़ देना। अच्छा, ये बड़े इन्होंने बूस्ट किया जब हमारे दोस्त असद उमर जा रहे थे IMF के नेगोशिएशन के लिए आने के बाद, तो इन्होंने कहा जी कि हमने तो जो उनकी ख्वाहिशात है उसको पहले ही खुला छोड़ दिया, दोनों चीजों को। तो जिधर जाते हैं जाए, दिस इज क्रिमिनल। पाकिस्तान जैसा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, इफ्तिखार साहब, डॉक्टर साहब इफ्तिखार साहब बड़ा एंक्शियस है सवाल करने के लिए। जी फरमाएं आप। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम ए पाकिस्तानी एंड आई एम ए सिटीजन, और मैं मुतासरीन में से हूँ। अब सवाल है कि आपने सारी बातें तो बता दी जी। आप IMF के साथ एक एग्रीमेंट कर चुके हैं, उसको आप अनडू नहीं कर सकते, आप उसको अनडू नहीं कर सकते। जब तक IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसको अनडू नहीं कर सकते, और स्टेट बैंक के गवर्नर को आप नहीं बदल सकते, तो ये चीज़ों में कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए इफ्तिखार साहब, बात यह है कि द गवर्नमेंट शुड हैव द विल टू नेगोशिएट, और वो हमारी है। हम बिल्कुल इसको आइदर इस प्रोग्राम को रिवाइव करेंगे अपनी कंडीशंस पे जो मुल्क के लिए ठीक हो,
या हम इस प्रोग्राम को, अगर ये खत्म होता है तो नया प्रोग्राम हमें लेना चाहिए। आई एम टॉकिंग एज अ पाकिस्तानी। एंड हाँ, इस प्रोग्राम की जरूरत होगी अगर हम 2016 के बाद, जब पाकिस्तान ने पहली दफा तारीख में मुकम्मल किए 12 लेवल्स ऑफ रिफॉर्म्स और IMF की MD पाकिस्तान को मुबारक देने पाकिस्तान आई, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी, तो उस वक्त हमने उनको हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया, क्योंकि आपकी सेकेंडरी मार्केट जो है वो तैयार हो गई। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान बोरो नहीं करता, अमेरिका भी बोरो करता है, बरतानिया भी करता है, जापान भी करता है। हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क के खिलाफ हम दुनिया में बदनाम करते हैं। हम जाते हैं, इमरान खान तो जाके 30,000 के मजमे में कहता है कि 30,000 अरब जो है वो पाकिस्तान का कर्जा है और पाकिस्तान डेट ट्रैप में आ गया। भाई जब अपने मुल्क को, जापान का डेट टू GDP 225% से ऊपर है, अमेरिका का 109% के करीब है, कोविड के दौरान बरतानिया 100 से ऊपर चला गया। तो आप अपने मुल्क को एक तो बदनाम करते तो आपकी वैसी रेपुटेशन खराब है इंटरनेशनल मार्केट में। आपने जो अपने बोरो करके चल रहे हैं, अपना मुल्क सारे चलते हैं, तो आपने अपनी सेकेंडरी मार्केट से लेना है या आपने इन अदारों से लेना है। ये अदारे आपको जब तब देते हैं, IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक, IBRD, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट, जब आपका हेल्थ डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने चूज कर लिया IMF को, तो जब वो कहता है कि जी ये अपने ट्रैक पे सही है और ये अब काम ठीक कर रहे हैं, जैसे हमारा हुआ। इससे पहले डॉक्टर साहब, इससे पहले कि प्रोग्राम आपने कंडीशन कर लिया, इससे पहले कि जावेद आपसे सवाल करे, क्या ये इल्ज़ाम में कोई वजह थी कि असल में तबाही की वजह आपकी वो लूट मार है जो आप पाकिस्तान से ले गए बाहर पैसा? ये जो ये इल्ज़ाम लगाते उसको शर्म आनी चाहिए। एंड आई चैलेंज 3.5 साल इमरान खान के नीचे नैब, FI और सारी दुनिया उसके नीचे थी। मैं अल्लाह के फल से मेरे नज़दीक कभी हराम का मेरी औलाद के करीब नहीं गया। तो ये जो बात करते हैं, मैं आई टेक ए सीरियस ऑफेंस। और मैं समझता हूँ कि किसी के पास, क्या आपका ख्याल है कि इमरान खान के पास ये सारे अदारे थे और कुछ होता तो कौम को ना देता? ये जो पैटी पॉलिटिक्स है ना, इसको दफन करें। आई हैव गिवन माई बेस्ट टू दिस कंट्री एंड आई वुड गिव माई बेस्ट टू द लास्ट ब्रेथ। लेकिन ये नहीं है कि कोई उठे तो इस तरह की बेहुदा बात कर दे। यू ब्रिंग द एविडेंस। आपने देखा कि ARY पे बकवास हुई, मैंने उनको, आई टुक देम टू क्लीनर्स, दे हैव टू अपोलोजाइज पब्लिकली, उन्होंने मुझे माफी मांगी, डैमेजेस दिए मुझे। ये लहदा बात है, मैंने डैमेजेस लेके लीगल कॉस्ट के अलावा मैंने चैरिटी में भेज दी गरीबों की दवाइयों की इमदाद के लिए। तो मुझे ये कोई ना बताए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतना मुहिब्बत पाकिस्तानी हूँ, मैं इसकी एक एक पाई मेरे लिए अमानत है। चले, तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट से नहीं काम चलेगा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इस वक्त हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, ये 2 से 3 हफ्ते में वैसे ही जा रहे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो हमने IMF के साथ डील की हुई और जिस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं जो सितंबर में ख़त्म होगा, उसमें आपने पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हम नए प्रोग्राम में जाएंगे। तो इसमें क्या आप अपनी मर्जी का स्टेट बैंक का गवर्नर ले आएंगे, एक? और दूसरा, आपने अपने खुद कहा कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो डॉलर को आपने कंट्रोल करना है, और दूसरा अपना बेस रेट को। तो आज 12.25% आपका बेस रेट है, तो इसको कितना कम लाएंगे ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके? जी, मैं बहुत अच्छा आपने जवेद साहब सवाल किया। एक तो यह, मैं फिर कह रहा हूँ, वी आर अ सॉवरेन स्टेट। जो जाने वाली हुकूमत है उसने इसको बिल्कुल मफलूज करके रख दी। उसने स्टेट बैंक में ऐसी तरमीम कर दी फॉरेन डिक्टेशन पे कि जो मैं समझता हूँ शर्मनाक है। ये हमें अपने आप को सबमिट, मैं हमेशा कहता हूँ उनके मुंह पे, को IMF हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करता हमें प्रोग्राम देके। वी आर मेंबर ऑफ IMF, वी आर नॉट बैगर देयर। हमारा राइट है, या तो हमने मेंबरशिप छोड़ दिया तो फिर वो समझे कि हमें नहीं लेना, हम नेगोशिएट करके लेते हैं। तो अगर हम ऐसा प्रोग्राम कर सकते थे, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैंने उनको कहा जी आप, जब मुझे भी उन्होंने कहा जी आप रुपए को खोला छोड़ डिवैल्यूएशन। मैं कहा मकसद क्या है कि जी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, आपके रिजर्व बढ़ेंगे, आपको 3 महीने का रिजर्व चाहिए, हो जाएंगे। मैं कहा ओके, लेट्स एग्री कि रिजर्व एक टारगेट हम एग्री कर लेते हैं। डोंट टेल मी मेरी करेंसी का रेट क्या होगा, लेट्स एग्री। हमने रिजर्व एग्री किए, हमने डिलीवर किए, ओवर डिलीवर किए। जो हमारे हाईएस्ट रिजर्व तो हमारे थे। अभी रिजर्व बाकी ने 4 महीने पहले पब्लिकली कहा कि हाईएस्ट रिजर्व जो थे 2016 में थे पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास। नंबर 2, ये जब आप महंगाई को काबू करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा ना। हम उसको लाते 5.25% जावेद साहब ले आए थे, और 5.25% वो फिर आखिरी साल में चूंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो पाकिस्तान में उधर मचा हुआ था, उससे 6.25 पे गया। ये 6.25 से 13.25 पे ले गए।
ये तो कोविड की वजह से 7% पे लाए और अभी फिर उन्होंने पीछे 2.5% चंद दिन बढ़ाया और 12.25% पे लेके, जैसे आप कह रहे हैं। ये असल में इंडस्ट्री के लिए भी ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये आपके ओवरऑल कॉस्ट, ये हम एक भंवर में फंसे हुए क्वागमायर जिसको मैं कहता हूँ, इसको हमें तोड़ के निकलना है। एंड वी अच्छा डॉक्टर साहब, कैन आई जस्ट इंटरजेक्ट? एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम इसको यही रिन्यू करेंगे। और अभी आपने जो अपनी वो जो बात की है, पाकिस्तान का एक लीडिंग द बिगेस्ट टैक्स पेयर, उसने कैटेगोरिकली कहा है कि दैट द चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉल्स। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन इन पाकिस्तान। सो बेसिकली दैट इज देयर, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड वील कंटिन्यू विद द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार। हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक टू डीएनए। हमारे साथ जिन नाजरीन ने हमें वर्ल्ड हमारी बीन्स पे ज्वाइन किया है, हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार हैं। ये बता रहे हैं, उन्होंने पहले भी इस सेगमेंट में बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे रिवाइव करना है, कैसे आगे लेके जाना है। डार साहब, बिफोर आई हैंड ओवर टू द अदर एक्सपर्ट्स, एक जो हमने देखा है कि कई गवर्नमेंट्स ने एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है कि आपकी जो एम्बेसीज में हैं, जो कमर्शियल काउंसलर्स होते हैं, वो केपेबल नहीं होते हैं कि टू ड्रॉ बिजनेसमैन, इंटरनेशनल बिजनेसमैन इनटू पाकिस्तान। क्या इस पे आप कोई इक़दामात करेंगे फ्रॉम योर फाइनेंस मिनिस्ट्री? मेरी नहीं, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री, मुस्लिम लीग नून जो फैसला करेगी जाहिर है वो जिम्मेदारी, लेकिन इस पे हमें बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लेड बैक हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, मैं जब कॉमर्स मिनिस्टर था 97 से 99, मैंने ये चीजें की थी कि प्रोफेशनल लोग जाएंगे जो कि आपके इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल काउंसलर होंगे। हमारे लोग जाके पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, फ्रैंकली उनकी अगर रेटिंग की जाए तो 20-25 नंबर देंगे आप 100 में से। तो इसकी अशद जरूरत है। और पिछले 3.5 साल में तो बिल्कुल यानी बड़ा ही गर्क हो गया हमारे सिस्टम का। तो इसको बिल्कुल ही हमारे प्रायोरिटी पे है जी, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है। और हमें अपने जो ओवरसीज जितनी एम्बेसीज और हाई कमीशन हैं, उसके अंदर लोगों को, ट्रेंड लोगों को भिजवा के और या उनको ट्रेनिंग दे के कि वो अपने पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मदद करें और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मदद करें। बिल्कुल बुखारी साहब। जी डॉक्टर साहब, 2 सवाल मेरे हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से ये तासुर कायम भी हुआ, और मेरे ख्याल से सूरत हाल भी यही है कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो हुकूमत को आंसरेबल नहीं है। एक तो ये सूरत हाल आपको रिवर्ट करनी पड़ेगी, और दूसरी बात ये कि आपके दौर में जो आपकी हुकूमत थी उसमें कुछ दोस्त ऐसे थे, नाम लेने में मुझे कोई इतराज़ नहीं है उस पर, जो हर मुश्किल वक्त में साथ दे देते थे। हमारी सऊदी अरब हो, यूएई हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि सी पैक के साथ जो ज़्यादती हमने पिछले 4 साल में की है, उसका भी अजाला करेंगे आप आके? जो स्पीड, जो जिसको पंजाब स्पीड कह के और पाकिस्तान स्पीड कह के शहबाज शरीफ साहब की तारीफ होती थी, क्या वो वापस उस लेवल के ऊपर चली जाएगी? देखिए बुखारी साहब, जब इस पिछली हुकूमत जो थी, जब उन्होंने स्टेट बैंक का एक दिया था ऑर्डिनेंस, आपको याद होगा, उनका जो पहला था उस पर मैंने जो मैं हिम्मत कर सकता है पाकिस्तानी अपना आर्टिकल्स वगैरह लिख के और यूट्यूब और इंटरव्यूज वो मैंने किया था। फिर हुकूमत ने कुछ चेंजेस की थी और उसी अपने उसको किया था। दो चेंजेस वर गुड एंड दे वर वेलकम्ड, लेकिन अभी भी उसमें बहुत चेंजेस होने वाली हैं। हमने मसलन, मैं क्योंकि वो उसमें तो पूरा प्रोग्राम कर सकता स्टेट बैंक के ऊपर, हमारा जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ग्रोथ, क्योंकि उसी से सारी चीजें निकलती हैं आपकी जीडीपी ग्रोथ से, वो प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। अभी उसको हमने डीप्रायोरिटाइज कर दिया है। वो उस तरह की प्रायोरिटी नहीं थी जो अभी अमेंडमेंट्स आई हैं रिसेंटली, उसके बाद वो प्रायोरिटी नहीं। दूसरा ये कह दिया कि जी जो डोमेस्टिक डेट है, वो सारे जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, यानी पाकिस्तानी नेशन को, वो अपना भाई देख लें कि पाकिस्तान पे भी करेगा कि नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान ने तो आजकल किसी अपने डेट पे, चाहे फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, बारिंग एक छोटा सा एक दफा डिफॉल्ट हुआ था मेरा 1971 में, आप ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। तो ये कानून लाना और लिखना और फिर सर्कुलर इशू करने कि जी ये इट वाज ए क्रिमिनल, मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया। मेरी आप ट्वीट्स का जाकर देख ले, सारा तफसील आपको मिल जाएगी, आर्टिकल देख ले। ओ भाई, एक सॉवरेन कंट्री है,
डोमेस्टिक डेट में तो डिफॉल्ट मैं कर ही नहीं सकता भाई, मेरा सॉवरन राइट है अपनी करेंसी प्रिंट करके उसको रिटायर देना का, रीपे करने का। हाउ कैन यू जस्ट, आप डरा सकते हैं आप लेंडर्स को? उसका नुकसान क्या हुआ कि रेट ऊपर जाता है। वो जो लेंडर्स हैं वो अपनी एक इंश्योरेंस रिस्क कह लें कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो फिर हमें उसके लिए भी कॉस्ट करनी पड़ेगी। ये बड़े इस लॉ में बहुत ज्यादतियां हुई हैं और इस हवाले से इन्होंने पूरी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को। अब हमारे सामने है कि पाकिस्तान में हमने 13.25% पे इनडायरेक्टली डॉलर बोरो किए हैं कुछ अर्सा, 3-3.5 अरब के करीब थे, हॉट मनी का उसका नाम था। और मैं कहता रहा भाई जब आपका रेट गिरेगा ये भाग जाएंगे, दे फ्लाई बाय नाइट। वही हुआ कि आपका जो ही कोविड का 7% हुआ तो पैसे 73 हो गए, चले गए। वो कौन खुश नसीब थे जिन्हें कि 3.5 अरब डॉलर एक साल से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुए और रुपए आए, उसमें 3 महीने का ट्रेजरी बिल लिया, 3 महीने फिर ट्रांजैक्शन वापस की। डॉलर कॉस्ट इज 2% मैक्सिमम सारी दुनिया में। तो वो 13.25% पाकिस्तान से लेते रहे हैं। तो बात यह है जी कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ये सारे मामले की, कि कौन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आप देखिए वो मुल्क जब हमने छोड़ा है तो कर्जा जो है ओवरनाइट तो नहीं बैलून कर्जा ना, कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो 1500 अरब सालाना था। इनकी फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से इन्होंने इतनी तबाही कर दी कि वही जो 1500 अरब है वो कॉस्ट चली कि 3200 अरब पे। अच्छा सर, 1700 अरब ह्यूज अमाउंट। सर फिर एक क्वेश्चन आता है फिर सिंपल सा, आपने दूसरा सी पैक का किया था, सी पैक का यह कि इंशाल्लाह दोस्त ममालिक जो जी तो वो दूसरा दोस्त ममालिक जो है, मैं ऑब्वियसली हम उनके मशकूर हैं, वो हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज ये इस हुकूमत ने अजीब किस्म के अनोखे काम किए हैं। जब भी इस तरह का कोई डिपॉजिट या लोन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी एक लाइबिलिटी बुक करती है और जब वो रीपे कर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है और उसके एक्सटर्नल डेट में बढ़ जाता है कि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा इतना है। इन्होंने क्लेवरनेस ये की है कि सऊदी अरेबिया के भी $3 बिलियन, यूएई और कतर के भी करीबन $3 बिलियन, इसको इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बुक नहीं किया और ये इस वक्त स्टेट बैंक की बैलेंस शीट में कर्जा शो कर रहे हैं। जब आप ये काम करेंगे तो फिर वो आपको इंटरनेशनल अदारे वही काम करवाएंगे जो करवाने चाहिए। अच्छा सर, तो फिर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी है जहां 128 अरब डॉलर के करीब कर्जा है, करंट अकाउंट डेफिसिट हाईएस्ट है इस साल में, 18 से 19 अरब डॉलर आप क्लोज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन 14% पे है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए आप लॉन्ग टर्म अप्रोच अडॉप्ट करेंगे या शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे जिससे अवाम खुशी महसूस करें? नहीं देखिए, हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लेने होंगे और जबकि आपके पास टाइम भी कम है आपके पास। जी हमें मैं इसीलिए तो जावेद साहब कहता था ना, मैं तो 2013 से चीख रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। तमाम पार्टी मैं 2013 के बजट के साथ 2013 2016 का मैंने मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया, 14 में 2014 17 का दिया, 15 में 2015 2018 का दिया। क्यों दिया? इनको कहता था कि यार आओ इकोनॉमी पे हम सारे एक रोड मैप तय कर लें और उसको हम पब्लिक कर दें, कौम को पता, जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नेंस में है उसको न छेड़े। इसके अलावा पाकिस्तान की सर्वाइवल नहीं है। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री। मैं तो हुजूर 2013 से कह रहा हूं ये। मैं तो आपने उठा ले बजट की स्पीचेस और असेंबली में जो मैंने या सेनेट में तकरीर की हुई है। चलो जी, इफ्तिखार साहब, डॉक्टर साहब इफ्तिखार साहब हैज अ पॉइंट। जी साहब, मेरा पॉइंट तो फिर वही है गरीबों वाला कि हम गरीबों के साथ क्या सलूक करेगी जी। गरीबों के साथ मेरी अर्ज है कि आपको टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो, और उसको हमने करके दिखाया है। मैं 2008 में जब हम मुस्लिम लीग नून कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा थी, मैंने शुरू करवाया था नेशनल इनकम सपोर्ट फंड बेस्ड ऑन मेरिट, विमेन हेड ऑफ द फैमिली और स्टाइपेंड, आपको याद होगा। और वो ब्लूप्रिंट बजट जब छोड़ा, जज रिस्टोर नहीं हुए, तो वो 34 बिलियन तो नेशनल इनकम सपोर्ट फंड था। हमने रिजाइन किया, बजट पेश हुआ चंद दिनों में और सिर्फ उसका नाम वेयर इज इनकम सपोर्ट। आई हैव नो इशू विद दैट। 34 बिलियन 5 साल में 40 बिलियन पे गया। व्हाट डिड वी डू इन 5 इयर्स? हम उस 40 अरब को 124 अरब पे लेके गए। हम उसके साथ 20 अरब यूथ का किया, तो 42
144 अरब। डॉक्टर जी साहब, मौजूदा हुकूमत जो है इसने जी। एक और स्कीम इंट्रोड्यूस की है कि 3 जो चीज़ें हैं उनको दुकानों पर सस्ता देने के लिए इन्होंने स्पेसिफिक शॉप्स बनाई हैं और उन्होंने कहा है कि हम 50,000 रुपये तक के आमदनी वाले लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आप इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे? डॉक्टर साहब, देखिए- इसका आपने जवाब देना है एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। इफ्तिखार साहब ने सवाल किया है। आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूशल क्वेश्चन। विल लिसन टू यू जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए। ब्रेक से पहले इफ्तिखार अहमद ने एक सवाल किया था, फिर उसके बाद सीपेक का सलीम बुखारी साहब ने किया। एक सप्लीमेंट्री मैं बुखारी साहब का भी डाल दूंगा बीच में कि डॉक्टर साहब, क्या ये रुपया अब क्या नीचे और जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि सीपेक इस पर फिर कितना इस पर इफेक्ट होगा? कंटिन्यूटी ऑफ मिस्टर बुखारीज क्वेश्चन। जी पहली बात तो यह है जी कि जो इफ्तिखार साहब ने ब्रेक से पहले सवाल किया था, ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि प्रो पुअर हो, गरीबों के लिए हो, और उसको हम रोल बैक करें। अगर उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं उसको फिक्स होना चाहिए, क्योंकि कुछ शिकायत थी कि लोगों को वो मिलता नहीं है, वहां से पता नहीं चीजें गायब हो जाती हैं। इंश्योर करें कि जो स्टेट का आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं गरीब लोगों के 50,000 की इनकम तक के लोगों के लिए सब्सिडाइज चीजों पे, तो वो इन ट्रू स्पिरिट मिलें। आई एम श्योर कि शहबाज शरीफ साहब का जो रमजान बाजार और सस्ता बाजार का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा काम आएगा। तो प्रोग्राम इस तरह का रोल बैक नहीं होगा। ये जो है हमारा सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम, जिसको हमने इनकम सपोर्ट फंड का प्रोग्राम भी नाम दिया था, और उसको अब इन्होंने एहसास कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। तो वो प्रोग्राम उसके उस अम्ब्रेला के अंदर है, वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए और बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो सीपैक का सवाल था, सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपैक तो शुरू होने से पहले ही हमने खत्म कर दिया। सीपैक यानी सिर्फ ग्वादर पोर्ट और फिर ग्वादर एयरपोर्ट और फिर कुछ यूटिलिटीज का नाम नहीं है सीपैक। सीपैक का वो जो रोड है फ्रॉम ग्वादर टू चाइना के बॉर्डर पे काशगर, उसके ऊपर हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने थे और वो कंट्री स्पेसिफिक जोन होने थे। इतना सा सिंगापुर है, हर चीज इंपोर्ट होती है, वैल्यू एडिशन होकर जाती है, तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की उनकी एक्सपोर्ट है, हमारी सिर्फ 25-26 बिलियन पे हम यानी हमारी सुई अटकी हुई है। तो वो सारा काम नहीं हुआ। उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी थी, उसकी आपकी वैल्यू एडिशन होनी थी, उसके आपकी चीजों की एक्सपोर्ट से आपकी ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की आपकी प्रॉब्लम रहती है, ये खत्म होनी थी। रोजगार मिलना सारे था। का सारा जो काम था वो रुक गया। और फिर इतनी इन लोगों को तो आपको याद होगा, मैं अब चले गए तो क्या करना, यानी मरहूमीन की ज्यादा कोई बात, ये कंटेनर पे चढ़ के इन्होंने कहते रहे कि ये सीपैक जो है ये कर्जा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, नंबर 1, और ये 8% पे है। ये इतना घर कर गया ये नैरेटिव, क्योंकि झूठ इतना बोलते हैं और इतना रिपीटेड बोलते हैं, लोग सच समझ लेते हैं। मुझे IMF ने कहा, कहते मिस्टर डार यू पीपल हैव बोरोड। आई सेड नो, यानी आउट ऑफ उसका जो टोटल हुजम था 46 बिलियन था फेज 1 का, उस पे 32 बिलियन प्राइवेट सेक्टर के लोग बोरो कर रहे थे। और वो अपने जो आपकी 18 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ अपने कोल बेस्ड जो जनरेशन प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे, उन्होंने कौम को यानी हुकूमत को बिजली नहीं दी, हुकूमत ने वो बिजली बेच के उनको पैसे देने थे, तो वो पब्लिक डेट कैसे हो गया, वो हमारा कैसे हो गया। बाकी सिर्फ जो था वो 14 बिलियन था रफली, उसमें से अगर निकाल दें 46 बिलियन से रेलवे के लिए 6 बिलियन तो इस्तेमाल नहीं हुआ। 3 बिलियन ये जो हमारी मोटरवे है फ्रॉम लाहौर टू कराची, इसमें सखर मुल्तान सेगमेंट अंडर ट्रैफिक है, वो स्टेट ने करनी थी, बाकी BOT पे थी। और 3 बिलियन जो ग्वादर था, कोई अभी तो उसको चलने से पहले इतना बदनाम कर दिया। अच्छा तो सर, भाई थी मुझसे कहते थे हमें वो दे। अच्छा सर, एक बड़ा मुआहदे आपके हम चेक करना चाहते हैं कि वो आपकी अपोजिशन नहीं कह रही है। मैं क्या हूं डॉक्टर साहब, ये अच्छा सर, जावेद कुछ आ रहे हैं। अब इकोनॉमी के लिहाज हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी टैक्स कलेक्शन, जो कि इमरान खान की हुकूमत 6,000 अरब की बात कर रही है और जो लग भी रहा है 6,000 हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को अगर हम देखें तो 68 to 70% पे ले गए, जबकि आपके दौर में तो बहुत वो ये रेशो कम थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। अब आप क्या वो, क्योंकि आप तो सेल्फ असेसमेंट पे बिलीव करते हैं, उस चीज को अब खत्म हो गया, तो अगर सेल्फ असेसमेंट नहीं है तो FBR को हम खत्म करें और इनडायरेक्ट टैक्स हम कलेक्ट करते जा रहे हैं तो करते रहें, क्या फर्क पड़ता है इससे?
देखिए मैं अर्ज करता हूँ सब जरा थोड़ा सा अब तहम्मुल से ये जरा बात सुन लें और मेरा आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। जो नंबर्स हैं ना वो रेलेवेंट हैं। एक तो पहली बात ये थी कि हमने 1940 से उठा के हम उसको 3850 पे ले आए, तो ग्रोथ जो थी वो 19.5% सालाना थी। वो ग्रोथ को कंटिन्यू रहना चाहिए था, उसको अगर मजीद बेहतरी होती तो अच्छा था। नंबर 2, इमरान दरमियान में सर कोरोना भी तो आ गया था ना, तो इसलिए मुझे मेरी बात मुझे इजाजत देते फिर सप्लीमेंट्री सवाल कर। इमरान खान साहब ने कह दिया मैं 1 साल में इसको 8000 करूंगा, इन्होंने 5 साल किए, हिसाब डालू किया टैक्स कलेक्शन में 8 साल दिया। आपको आप अपने देख लेना लाइब्रेरी में क्या क्या कहते रहे इमरान साहब। उन्होंने कहा जी मैं 1 साल में 8000 करूंगा, चले उसको भी छोड़ दें। हमारे रेट पे आप 19.5% सालाना, चौथा साल है जिसमें आप 6000 का कह रहे हैं, इट शुड हैव बीन 7,500 एनीवे। तो ये तो अंडर परफॉर्मेंस है, तो इसमें कौन सी कोई सेलिब्रेशन वाली बात है? वो तो आपने अगर हमारी स्पीड पे चलते रहते, और माइंड यू हम इन्फ्लेशन का उसमें इनबिल्ट होता है, जितनी कम इन्फ्लेशन होगी आपकी टैक्स ग्रोथ कम होगी। हमारी तो 4%। लेकिन सर जब आप कहते हैं कि मैं डॉलर को 160 और 150 पे ले आऊंगा, जब 160 और 50 पे आएगा तो उस हिसाब से रेवेन्यू भी तो कम होगा, उसको पूरा करने के लिए फिर नए टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। देखिए ये इस तरह आप माइक्रो नहीं कर सकते। उसको जो एडवांटेजेस है वो ओवर वे करेंगे, इसकी जो कम होगी क्वांटिटी बढ़ेगी। अभी आपके इवन सिक्योरिटी अदारे जो 115 रुपए जब हमारी हुकूमत वो अपनी पेमेंट करते थे, अपनी जो परचेजिंग बाहर से करते हैं, तो आज वो 180-185 रुपए पे डॉलर वही खरीद के करते, तो उनका रियल टर्म में तो कम हो गया उनकी वैल्यू। देखिए ना आपने डॉलर तो है वो मार्केट से रेट पे लेने हैं ना जी, अपनी पेमेंट्स करनी है। उसका फिर तो असरात जब आपके एक्सपोर्ट पे भी आएगा, जो आपकी रिमिटेंसेस हैं उस पे भी क्या असरात आएंगे? देखिए जावेद साहब, वो हर चीज पे हम निकाल सकते हैं ना उसका। आपने ओवरऑल आपने आपकी डॉक्टर साहब ये थोड़ी रेपिटेशन हो रही है। लेट्स मूव ऑन। ये इफ्तिखार साहब का एक सवाल है, वी ओनली गॉट 3 मिनट्स। पीजे मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें। ओके, आपकी एक्सपोर्ट्स 8% है आपकी टोटल इकोनॉमी की। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 315 बिलियन की इकोनॉमी हमने छोड़ी थी, 83 बिलियन ऐड करके। इन्होंने सबसे पहले तो सेकंड ईयर में 51 बिलियन पाकिस्तान का डॉलर नुकसान कर दिए इकोनॉमी का। दे टुक इट टू 264 बिलियन डॉलर्स। तो मैं ये कर रहा हूं कि आपकी मुझे इजाजत दे देना, पर 4 वर्सेस 1 है तो मुझे इजाजत दे दें। 8% है आपकी एक्सपोर्ट्स। आपने 92% इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया रुपए की डिवैल्यूएशन करके। आपकी हर चीज की कीमत ऊपर चली गई है। आपकी खाने पीने की एशिया आपके सामने है, और वो एक स्पाइरल है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए। द होल इकोनॉमी ग्राउंडेड बिफोर कोविड। ओके डॉक्टर साहब, वी ओनली गॉट अबाउट 2 मिनट्स। इफ्तिखार जी। डॉक्टर साहब, ये पहली दफ़ा एक ऐसा तजर्बा पाकिस्तान में होने जा रहा है मखलूत हुकूमत का। पाकिस्तान में ऐसी मखलूत हुकूमत का कोई तजर्बा हमें नहीं याद पड़ता कभी हुआ हो। क्या आप समझते हैं कि ये मखलूत हुकूमत जो है कामयाब होगी? क्योंकि इसमें देखें तमाम पार्टियां हैं जो मुख्तलिफ सोच रखती हैं, मुख्तलिफ उनकी माशी पॉलिसीज़ हैं, उन सब का इकट्ठा चलना और आपकी जो सोच है उसके साथ इत्तेफाक करना, व्हाट विल हैपन? ये मखलूत हुकूमत का होगा क्या? मेरी पहला तजर्बा है। मैं समझता हूं जी कि एक तो ये फुल टेन्योर हुकूमत नहीं है, हम सबको पता है। और जो मुआशी जो इश्यूज हैं वो सबको समझ है कि इस वक्त क्या है। इसलिए सबके अपने अपने चार्टर्स हैं, अपने मैनिफेस्टोज हैं, अपनी सोच है। कोई लेफ्ट विंग है, कोई राइट विंग है, कोई मिडल है। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकती। और हमें इश्यूज का पता है। इशू महंगाई है, इशू बेरोजगारी है, इशू गुर्बत में इजाफा है, इशू पाकिस्तान में हमारी इंस्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इनको हमें फिक्स करना है। और आई एम श्योर कि हम एक छोटी सी टेन्योर रहे थे मखलूत हुकूमत 2008 में, जैसे मैंने आगे अर्ज किया, तो ये मखलूत हुकूमत चल सकती है। ये फुल टेन्योर फुल टर्म की हुकूमत नहीं है 5 साल की। ये रिमाइंडर जो भी होगा, जितना जो सेंस है पॉलिटिकल पार्टीज की, जितनी जल्दी इलेक्शन में जा सके, आप अपने एसेंशियल रिफॉर्म्स करके आप अपने जनरल इलेक्शन में जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री ब्रीफली टू व्हाट इफ्तिखार इज आस्क्ड यू, ये सस्ते बाजार का आप बात करते हैं, ये हम 12 महीने क्यों नहीं कर सकते? ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में कोई नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई नहीं है, इस पे काम करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए जी। मैं समझता हूँ कि जो हमारी सोशल सेफ्टी नेट जो गरीबों के लिए प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, उसको
काफी उसकी जो हिस्सा है इसकी तो डाइवर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, और करना चाहिए, क्योंकि इन हालात में जबकि लोगों की इनकम और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें इतना बड़ा गैप आ गया, जैसे तकार साहब फरमा रहे थे कि लोग किराया नहीं दे सकते, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, वो उनके दे कांट मीट टू एंड्स। तो बिल्कुल करना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं और हमारी हमेशा रही हैं। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने कहा कि आगे महंगाई का जो हर महीने तूफान बढ़ता जा रहा है उसको बंद बांधना है, उसको रोकना है पॉलिसीज के जरिए, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज के जरिए, और इंशाल्लाह फिर उसको रिवर्स करना है, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है, चाहे वो रुपए की कदर हो या दूसरे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं फिस्कल मॉनेटरी। ये बताइए कि जो चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आते ही 2 ऐलानात किए थे, एक 10% जो है इजाफा सैलरीज में था और पेंशनर के भी, उस पर अमल दरामद होगा? कुछ रूमर्स ऐसी हैं कि शायद वो विड्रॉ हो गया। नहीं, अमल दरामद होगा। मैंने जो सुना है या पढ़ा है कि वो उस क्लैरिफिकेशन दी है उस हवाले से हमारे लोगों ने कि जी वो अब जो आने वाली 1 जुलाई है जो कि बहुत करीब है, उसमें शायद मजीद नई इंक्रीमेंट नहीं होगी, वो ये इंक्रीमेंट जो है इन लिeu ऑफ दैट है, इस तरह की कोई बात हुई है। लेकिन ये जो दिया गया है वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, इस पे मन होना मन होगा। डार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार, आपने इनके व्यू पॉइंट सुने। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डेजिग्नेट and designated, yes, hopefully, inshallah. And Salim Bukhari, Iftikhar Ahmed and Javed Iqbal, thank you very much. ये सारी बातचीत आपने सुनी। तनकीद पाकिस्तान में बहुत है, होती रहेगी, लेकिन अब ये वक्त आ गया हमें आगे चलना है। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, yes, to agree to disagree है, but for the interest of the country, interest of the state, we have to move forward. इसलिए मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ, please look after the interest of Pakistan. खुदा हाफिज़।